Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसका टाइटल है ऑस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। तो पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ बायोलॉजिस्ट, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ नेचर, ये 4 डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपने एक बात जहन में रखनी है कि जब भी लेक्चर दिया जा रहा हो अपने कॉपी पेंसिल अपने साथ रखनी है, ताकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाद दफ़ा हम लेक्चर में बता देते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो ये आपने साथ के साथ नोट करते चले जाना है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जब आप लोग प्रिपेयर करें इस चैप्टर को या इस बायोलॉजी के टॉपिक को। तो आज हमने डिस्कस करना है कि ऑस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी क्या है। ऑस्पेक्ट से क्या मुराद है? वैसे लफ्ज़ उर्दू में इसका तर्जुमा पहलू, कि बायोलॉजी के अंदर हम किन किन बातों को स्टडी करते हैं। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी की डेफिनेशन हमने की थी कि बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी हैं जो बायोलॉजी में स्टडी नहीं किया। ये नहीं कि बायोलॉजी लाइफ से रिलेटेड हर बात को स्टडी करेगी, नहीं, कुछ बायोलॉजी का दायरा कार है, उन दायरा कार में जो चीज़ें आती हैं लाइफ से रिलेटेड वो तो बायोलॉजी स्टडी करेगी, लेकिन अगर उस दायरे कार से बाहर की चीज़ें हैं तो फिर वो स्टडी नहीं करेगी। तो बट देयर आर सर्टन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, के लाइफ के कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं, हालांकि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है लेकिन लाइफ के कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के दायरे कार के अंदर नहीं आते। जैसे हमसे कोई अगर क्वेश्चन पूछे, हम बायोलॉजिस्ट हैं, हमसे कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका जवाब बायोलॉजी नहीं दे सकती। एंड व्हाई देयर शुड बी लाइफ, और ज़िंदगी का वजूद क्यों है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो ही नहीं सकते। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपको देखने के लिए आंखें ही क्यों दी गई, हालांकि ये क्वेश्चन तो बनता है, आपको सुनने के लिए कान ही क्यों दिए गए, आप जिंदा क्यों हो। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, लेकिन आप कह सकते हैं बायोलॉजी के दायरे कार की चीज़ें नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी ज़्यादातर हमारे पास किन चीज़ों को फोकस करती है कि बायोलॉजी मेनली डील्स हाउ लाइफ वर्क, ज़िंदगी काम कैसे करती है। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि हमें देखने के लिए आंखें ही क्यों दी है, तो हम सिर्फ ये बात डिस्कस करेंगे आंखें काम कैसे करती है, देखती कैसे हैं। हमें सोचने के लिए दिमाग ही क्यों दिया है, तो हम डिस्कस ये करेंगे कि दिमाग में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है। इसी तरह हम ये नहीं डिस्कस करेंगे हमें सुनने के लिए कान ही क्यों दिया है, हम डिस्कस ये करेंगे कान सुनते कैसे हैं, तो ज़िंदगी चलती कैसे है, ज़िंदगी का अमल जारी व सारी कैसे है, ज़िंदगी को ज़िंदा कैसे रखना है, ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें बायोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन के व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, के ज़िंदगी क्या है, व्हाई देयर शुड बी लाइफ, के ज़िंदगी क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन बायोलॉजी आंसर नहीं करती। लेकिन जब क्वेश्चन कोई उठाता है तो उसका जवाब देने वाले दुनिया में कोई ना कोई मौजूद होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर दीज क्वेश्चन आर नॉट टेकन बाय द बायोलॉजिस्ट, तो बायोलॉजिस्ट क्वेश्चन को लेता ही नहीं है। कोई आप पूछे बायोलॉजिस्ट से इस तरह का क्वेश्चन, वो कहेगा मैं इसका जवाब देता ही नहीं। हाँ, दे आर लेफ्ट, इनको फिर छोड़ दिया जाता है दो किस्म के लोगों, फिलोसफर एंड थियोलॉजियंस। फिलोसफर वो होते हैं जो अपनी सोच समझ से जवाब देते हैं, और थियोलॉजियंस वो है जो मजहब की किताब को सामने रख के जवाब देते हैं। तो थियोलॉजी बेसिकली, थियो कहते हैं गॉड को, तो थियोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स ऑफ गॉड, यानी आप कह सकते हैं इसको स्टडी ऑफ रिलीजन, आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन, आप ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन्स। तो बहरहाल यहाँ हमने एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी के अंदर डिस्कस किया है कि कुछ एस्पेक्ट लाइफ से रिलेटेड ऐसे हैं जो बायोलॉजी डील नहीं करती। हाँ, बायोलॉजी ज़्यादातर डील किससे करती है, हाउ लाइफ वर्क। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ। अगर ये क्वेश्चन एक आम लेमैन से पूछा जाए कि भाई ज़िंदगी क्या है, वो आगे गुस्से से ये जवाब देगा, यार ज़िंदगी 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 है, इससे ज़्यादा वो इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकता। तो आम आदमी के लिए लाइफ को डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ,
कि आम आदमी के लिए इसको डिफाइन करना, लेकिन बायोलॉजिस्ट इसको भी डिफाइन, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर पढ़ाई लाइफ को जाता है, तो बायोलॉजिस्ट के अंदर इसी को ही डील किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब बायोलॉजी के अकॉर्डिंग लाइफ क्या है, अब मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ और ये जो हमारे पास बोर्ड है ये नॉन लिविंग है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके पास नहीं है। अगर वो चीज़ें मुझसे निकाल ली जाएं तो मैं भी बेजान हो जाऊंगा, अगर वो चीज़ें इसमें डाल दी जाएं तो भी ये जानदार हो जाएगा, ये भी लिविंग थिंग्स बन जाएगी। तो बहरहाल हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग के अंदर, तो उसी कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंस को हम लाइफ कहते हैं। बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लाइफ इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ये उन कैरेक्टरिस्टिक्स का मजमूआ है जिसकी वजह से हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलहदा कर सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, डेड ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, यानी जिस वक्त ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो वो काफ़ी हद तक वो जो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर पाई जाती है वो ख़त्म हो जाती हैं और वो क्या बन जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बन जाता है। उन कैरेक्टरिस्टिक को हमने मेंशन करना है। पहली कैरेक्टरिस्टिक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बड़ी एक तरतीब से बनाया गया है। अब बेजान जो चीज़ें हैं वो बेतरतीबी भी हो सकती है या उनकी तरतीब बदलती रहती है। जैसे एक चेयर है, वो 2 टांगों वाली भी हो सकती है, बड़ी बड़ी टांगें लगा दे, 3 टांगों वाली भी हो सकती है, 4 टांगों वाली भी हो सकती है, 5 टांगों वाली भी हो सकती है, या एक डब्बा सा नीचे बना दे वो भी हो सकती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरतीब बदलती रहती है। लेकिन इंसान की अगर बात करें तो ये काम थोड़ा सा ऊपर लग जाए सारा ढांचा ही बिगड़ जाए। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर इधर से उधर हो जाए उसका सारा ढांचा ही बिगड़ जाएगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको बड़ी तरतीब से बनाया गया है, उनकी तरतीब खराब होने से उनका ढांचा बिगड़ जाता है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अगर बेतरतीबी भी बन जाए तो हम उनसे कोई गिला नहीं करेंगे। तो पहली चीज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। दूसरी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी सिंपल नहीं हो सकती। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल है H2O, सिर्फ 3 एटम, इट मे बी सिंपल, लेकिन एक छोटा सा वायरस ही आप समझ लें, एक छोटा सा बैक्टीरिया ही, जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया है, तो सबसे छोटा बैक्टीरिया ही समझ लें, उसके बॉडी को बनाने के लिए लाखों करोड़ों एटम्स चाहिए। तो आप जिसमें लाखों करोड़ों एटम पाए जाते हैं वो कभी भी सिंपल नहीं हो सकता। एंटिटीज कहते हैं चीजों को। उसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने होते हैं। आपने ये बात लाजमी लिखनी है, कुछ एक से बने होते हैं, कुछ एक से ज्यादा से बने होते हैं। जो एक से बने होते हैं उनको ये यूनिसेलुलर कहा जाता है, जो एक से ज्यादा से बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। तो ये दोनों वर्ड्स आपने लाजमी लिखने हैं। उसके बाद चौथी कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्गेनिज्म में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं वो उसमें क्यों पाई जाती है, क्योंकि उसके पास उसके जीन्स मौजूद हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हम ये डिस्कस नहीं करते हमारी 2 आंखें की। हाँ, इसका एक जवाब हो सकता है, कोई आपसे पूछे आप इंसान की 2 आंखें क्यों हैं, तो आप ये कह सकते हो क्योंकि इंसान के पास उन 2 आंखों के जीन्स हैं। हमारे 2 कान क्यों हैं, क्योंकि इंसान के पास उन 2 कानों के जीन्स हैं। ठीक है, हमारा 1 नाक क्यों है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं कि उसकी स्किन का कलर क्या होगा, उसकी इंटेलिजेंस क्या होगा, उसका ब्रेन कैसे डेवलप होगा, उसका स्टमक कैसे बनेगा, दूसरे एनिमल्स की बात करें उनकी कवरिंग कैसे बनेगी, उनका कलर कैसे बनेगा, सारे उसके जीन्स डिसाइड करते हैं। तो कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, एक ऑर्गेनिज्म में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं उसके जीन्स डिसाइड करते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर केमिकल्स रिएक्शन होती, वो केमिकल रिएक्शन को करते भी हैं, यानी चलाते भी हैं केमिकल रिएक्शन को, और उन केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल में भी रखते हैं। ये दोनों बातें आपने लिखनी। केमिकल का रिएक्शन का होना भी ज़रूरी है और केमिकल रिएक्शन का कंट्रोल में होना भी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है, अगर केमिकल रिएक्शन ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे ग्लूकोज का टूटना है बॉडी के अंदर, अगर ज़रूरत से ज़्यादा टूट जाए तो हम कहते हैं शुगर लो हो जाती है, इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। अगर ज़रूरत से कम टूटे तो हम कह सकते हैं कि इसको हाइपरग्लाइसीमिया, उसकी शुगर ज़्यादा हो गई है, और शुगर ज़्यादा होना भी बीमारी है। तो केमिकल रिएक्शन का ज़रूरत से कम होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना, ये बीमारी के ज़ुमरे में आता है। और
बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटा चेंज को कहा जाता है, तो वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी को हासिल भी करता है, उसको यूज भी करता है, और हासिल किस शक्ल में करता है? फूड। अब फूड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हर वो चीज जो बॉडी को एनर्जी दे सकती है वो फूड कहलाती है, और फूड हर वो चीज जिसके अंदर CH बॉन्ड हो वो बॉडी को एनर्जी दे सकती है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो एनर्जी देने वाले कंपोनेंट बॉडी को वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हैं। अच्छा, CH बॉन्ड टूटता है, उससे एनर्जी निकलती है, वो बॉडी एनर्जी इस्तेमाल करता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें तो H2O फौरन आपके जहन में आएगा कि ये फूड में नहीं आता, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो फूड, कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है वो फूड कहलाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा फूड को हासिल करता है और फूड से एनर्जी इस्तेमाल करता है, निकलने वाली एनर्जी को इस्तेमाल। और ये जो प्रोसेस है इसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। यानी हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन का मकसद क्या है? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ये जो हम सांस ले रहे हैं बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अच्छा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, तो इस फिनोमिनन को हम ग्रोथ कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चे उन्हीं की तरह के होते हैं, तो इसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है इस प्रोसेस को। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब भी इन्वायरमेंट में चेंज आएगा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में गर्मी पड़ी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगेगा, तो हमारा बॉडी का सिस्टम उस टेम्परेचर को कम करेगा। तो इस प्रोसेस को बिहेवियर कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करना है वो क्या कहलाता है? बिहेवियर कहलाता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। सबसे पहले हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज है, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है, जो एक सेल से वो यूनिसेलुलर, जो एक से ज़्यादा मल्टी सेलुलर। हर ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है? क्योंकि उस कैरेक्टरिस्टिक के उसके पास जीन्स होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शन होते भी हैं और उनको वो कंट्रोल में भी रखते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी हासिल भी करते हैं, और हासिल किसकी शक्ल में करते हैं? फूड की शक्ल में, और उस एनर्जी को इस्तेमाल भी करते हैं। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं और होम्योस्टेसिस यानी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। उसके बाद हम एक डिक्लेरेशन करने लगे हैं। डिक्लेरेशन से क्या मुराद? एक ऐलान करने लगे हैं। ऐलान किस चीज़ का? हर वो चीज़ जिसके अंदर ये 10 की 10 कैरेक्टरिस्टिक बैक वक्त मौजूद हों वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और उसको बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। अगर इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक भी कम पड़ गई, या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मल नहीं होगा, या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा, या उसकी डेथ हो जाएगी। तो एनीथिंग पोजेसिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स, हर वो चीज जिसमें ये सारे कैरेक्टर मौजूद हैं साइमल्टेनियसली बैक वक्त, कैन बी डिक्लेयर, उसके बारे में ऐलान किया जा सकता है। वो क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट है। और उसको स्टडी कैसे में करेंगे? बायोलॉजी के अंदर उसको स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज लाइफ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ये भी इसमें से अक्सर आ जाता है। राइट डाउन द 4 कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये भी काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है। उसके बाद व्हाई वी क्लासिफाई द बायोलॉजी। बायोलॉजी को आपने देखा होगा काफी सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। हम ब्रांचेस में डिवाइड क्यों करते हैं? अच्छा, ये इंसान की फितरत है। जब उसके पास चीज़ कम हो, जैसे एक कमरे के अंदर 5-6 बुक्स पड़ी हों और मैं किसी को कहूँ कि इसमें से केमिस्ट्री की बुक उठा के लो, वो फ़ौरन उठा के ले आएगा, उसको 1 मिनट भी नहीं लगे, चीज़ थोड़ी है। अगर इस रूम के अंदर 1 लाख चीज़ें पड़ी हों, 1 लाख बुक्स पड़ी हो, अब मैं कहूँ कि केमिस्ट्री की फ़लाँ बुक्स लेके आओ, तो उसके लिए लेके आना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए इसको ढूंढते ढूंढते। लेकिन अगर वो सारी की 1 लाख बुक्स अरेंज पड़ी हों, जैसे लाइब्रेरी के अंदर अरेंज होती हैं, एक तरफ बायोलॉजी का कैबिनेट है, एक तरफ केमिस्ट्री का कैबिनेट है, एक तरफ फिजिक्स का कैबिनेट है, एक तरफ
फिजियोलॉजी का कैबिनेट है, तो और फिर जो केमिस्ट्री वाला है उसकी भी पोर्शन है, ऊपर ऑर्गेनिक है, नीचे इनऑर्गेनिक है, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री है। तो अब मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ कि आपने एक बुक लेके आनी है, तो आसानी से उस कपबोर्ड के अंदर, उस अलमारी के अंदर, उस पोर्शन के अंदर जाए और वहाँ से बुक ले। तो 1 लाख बुक के बावजूद चीज़ ढूंढना आसान हो जाती है। तो इसी तरह जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उसको क्लासीफाई, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी एक वसी तर मुतालिया है, वाइड बेस्ड स्टडी। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो बायोलॉजी में पढ़ी जाती। क्यों पढ़ी जाती है? इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ज़्यादातर बातों को डिस्कस किया जाता है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, इस वक्त हमारे पास आपकी बुक के मुताबिक 2.5 मिलियन स्पीशी हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं। अगर सिर्फ हम उनके नाम लिखें तो काफ़ी सारी बुक्स तो सिर्फ उसके नाम की बन जाएंगी। फिर उनमें से इंसान निकालें, इंसान के सिर्फ करैक्टर लिखना शुरू करें, तो हो सकता है काफ़ी सारी बुक्स सिर्फ करैक्टर के नाम की हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास। यही बात यहाँ मेंशन की है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर पहलू को देखते हैं तो वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मालूमात के बहुत बड़ा ख़जाना हमारे पास आ जाता है, इज़ अवेलेबल अंडर दिस मेजर हेड। ये जो बायोलॉजी का टाइटल है इसके अंडर। तो इट इज़ बट नेचुरल, ये इंसान की फितरत है। जब चीज़ ज़्यादा होती है उसको डिवाइड करके ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है, ताकि जब उसको ढूंढने की ज़रूरत पेश आए तो आसानी से ढूंढ सके। इट इज़ टू डिवाइड दिस साइंस इनटू क्वाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस। और ये वो काम क्यों करता है कि ये इंसान की फितरत है, उसने इस साइंस को काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया है फॉर कम्प्रीहेंडिंग एंड स्टडिंग द, ताकि वो आसानी से बायोलॉजी को समझ सके, उसको पढ़ सके। कम्प्रीहेंडिंग का मतलब यहाँ समझना ही लगा लें, तो कम्प्रीहेंडिंग एंड स्टडिंग द बायोलॉजी। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजी को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर पहलू को डिस्कस करती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मालूमात इसके अंदर आ गई हैं। और ये इंसान की फितरत है, जब चीज़ें ज़्यादा हों उसको डिवाइड करता है ताकि उसको आसानी से पढ़ना आसान हो, उसको जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हासिल करना, उसको समझना, उसको पढ़ना आसान हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने उन पॉइंट्स को लिख लेना है ताकि ये आपके लिए आसानी हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.